नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी किताब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम पहले चैप्टर से, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आपको अच्छे से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, कैसे कैसे पॉलिटी आगे बढ़ी, कौन कौन से नए लॉज आए, कौन से लॉज का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इन सब को हम यहाँ पर जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक बैकग्राउंड को जानेंगे, फिर उन्हीं के बारे में आगे डिटेल है जो आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस लेक्चर सीरीज से। तो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं सन 1600 की। तो तब की बात है जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए, लेकिन किस पर्पस के लिए? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए। उनकी जो मंशा थी, जो इंग्लैंड का जो राजा था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा कि आप जाइए, भारत में काफ़ी जो ट्रेडिंग है, मसालों का व्यापार काफ़ी अच्छा होता है, तो आप भी वहाँ जाइए, काफ़ी अच्छा देश है, काफ़ी अच्छी इकॉनमी है, तो वहाँ पर ट्रेड करने से हमें भी फ़ायदा होगा। तो जो ब्रिटिश इकॉनमी थी, तो वहाँ पर कोल्ड ज़्यादा रहता था, ठंडी का इन्वायरमेंट ज़्यादा रहता था, बारिश ज़्यादा रहती थी, तो ऐसा इन्वायरमेंट था। तो मसालों की वहाँ पर डिमांड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। तो इसी के चलते व्यापार शुरू हुआ, ट्रेडिंग शुरू हुई। कहने का मतलब, जब शुरुआत की ब्रिटिशर्स ने, तो ऐसी कोई मंशा उनकी नहीं थी कि हम यहाँ पर रूल करने जा रहे हैं। वो तो 200 साल बाद जब उनको यहाँ पर सिनेरियो समझ आना शुरू हो गया भारत के बारे में, कैसे भारतवासी रहते हैं, ओके, तो कैसे इनके राजा महाराजा डील करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी अप्रोच जो है रूलिंग की और बढ़ानी शुरू करी। तो सन 1600 में ये भारत में आए, और सन 1765 की बात है। देखिए कितना समय गुजर गया, सन 1600 से लेकर सन 1765। सन 1765 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि जो सिविल जस्टिस हो, जो रेवेन्यू का जितना भी कारोबार होगा, वो सारा का सारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। ओके, तो यहाँ पर रेवेन्यू मतलब पैसे का सारा कारोबार किसके हाथ में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और कौन कौन के क्षेत्रों का? बीबीओ मतलब बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ओके, तो इन तीनों क्षेत्रों का जो रेवेन्यू का, जो सिविल जस्टिस का जो सारा का सारा दरमदार था, वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसको ग्रांट भी किसने किया? जो शाह आलम थे। शाह आलम कौन थे? जो मुगल रूलर थे भारत में। ओके, तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर थी जो 1764 में हुई थी, जो जीती थी अंग्रेजों ने, और जिसके फलस्वरूप जो था शाह आलम को इनको ये दीवानी राइट्स देने पड़े ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 1857 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मशहूर। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, जिसको हम स्पॉय मिटनी भी बोलते हैं, जहाँ पर मंगल पांडे ने विद्रोह किया था कि हम जो आपने कारतूस बनाए हैं गाय और सूअर की मांस को यूज़ करके, उनकी चर्बी को यूज़ करके, हम इसका इस्तेमाल जो है नहीं करेंगे। तो आज़ादी की पहली लड़ाई भी इसको कहा जाता है 1857 को। तो आगे 1858 की बात करें तो क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। क्राउन रूल कहने का मतलब, जब इंग्लैंड की जो सरकार थी, जो इंग्लैंड के जो राजे थे, उन्होंने यहाँ पर ये सोचा कि अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो अभी डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया क्राउन का। क्राउन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन की महारानी या राजे थे, उनका डायरेक्ट रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। डायरेक्ट कॉलोनी मतलब कि अब जो वहाँ से ऑर्डर आएगा सीधे यहाँ पर लागू होगा। आगे बात करने जा रहे हैं 1934 की। तो एम.एन. रॉय एक कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था पहली बार कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए, जिसको हम आज की डेट में अपनी पार्लियामेंट बोलते हैं, उसको पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोला जाता था। तो ये सजेस्ट किया था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। तो सजेस्ट किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाए, सजेशन इनकी थी। और 1946 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई थी, इसकी परमिशन मिली, अंग्रेज़ों ने इसको परमिट कर दिया कि आप बना सकते हो, तो बनाई गई। फिर 1773 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला। जितनी भी रेगुलेशन आती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आती थी। और 1773 पहला जो यहाँ पर एक्ट बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, तब उसी अभी एक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी एक्ट से एज ए उन्होंने रेगुलेशन स्टार्ट की थी भारत में। जैसे अभी आप देखो फार्म लॉज आए हैं, फार्म एक्ट बन चुके हैं अभी,
तो इनकी प्रक्रिया भारत में 1773 से शुरू हुई है, जो कि अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी अपने समय में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस एक्ट के तहत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज किया गया कि कैसा काम होगा, कौन कौन काम जो है किस किस को बांटे जाएंगे, किस तरीके से ये जो है अपनी जो प्रणाली है उसको फंक्शन करेंगे, कैसे भारत को चलाएंगे। तो उसके फीचर क्या थे? तो सबसे पहला फीचर था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल ये बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4 मेंबर्स की, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगी, उसकी सहायता करेगी। तो स्टार्टिंग रूल इनका बंगाल से ही शुरू हुआ था, बंगाल में ही इन्होंने अपने पैर जमाए थे। उसके बाद में धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष की ओर इन्होंने एक्सपेंशन की थी। और इसी के तहत एक रीज़न ये भी है कि सबसे पहले ये बंगाल में आए, इसीलिए आप देखो जो इन्होंने कोलकाता नाम का शहर बसाया था, तो आज ये कितना डेवलप्ड है। ये मद्रास में थे, तो मद्रास को भी, चेन्नई को भी आज की डेट में देखो कितना डेवलप, मतलब कितनी आगे चला गया है। अगर कंपेयर करें कोई ऐसा शहर भारत का जहां पर अंग्रेज बहुत लेट आए और जहां पर अंग्रेज बहुत पहले आ गए, तो दोनों शहरों में कंपैरिजन करके देखो तो डेवलपमेंट में आपको काफ़ी चीज़ें जो है फ़र्क नज़र आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये एक इनका जो देन भी थी भारत को। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4 मेंबर्स की जो असिस्ट करेंगी। साथ ही साथ लॉर्ड वारन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है। सो लॉर्ड वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ओके, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत। कहने का मतलब कि अब जो है गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास है वो नीचे काम करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुप्रीम हो गए हैं दोनों प्रेसिडेंसीज के ऊपर। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 और जजेस होते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, भारत में 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से, और जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 और जजेस थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो कुछ ऐसे लोग थे, जो वर्कर्स थे, सर्वेंट थे, जो रिश्वत लेते थे, जो भारत के नेटिव्स थे, भारतीय लोग थे, उनसे कि हमारा काम निकलवा दो, तो वहाँ पर भी इन्होंने कोशिश की कि इसको रोका जाए। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता था उसको सीधे फिर जो है कानून के सामने उसकी पेशी होती थी। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो बनाए गए। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाने का मतलब था कि जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स है, इसके बारे में जितनी भी रिपोर्ट है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो सौंपी जाएगी। वो देखेंगे आगे कि और जो है आगे आने वाले समय में कैसे डिसीजंस लेने हैं, किस हिसाब से भारत में जो है आगे हमने कदम बढ़ाने हैं। और 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इस एक्ट में बेसिकली जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि कैसे काम किया 1773 का एक्ट और क्या खामियां रही और किन खामियों को अभी हमने दूर करना है। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आ चुके हैं, तो इसलिए एक एक लाइन जो है उसको इंपॉर्टेंटली जो है मार्क करके चलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज में अभी जो नेक्स्ट एक्ट्स हैं उनको मैं 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।